हमें होम लोन किस बैंक से लेना चाहिए ताकि हमें बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सके। देखिए, एक बात ध्यान से समझिएगा, होम लोन 80% लोगों को, होम लोन जो बैंक आपको कमिटमेंट करता है स्टार्टिंग में जो ऑफर दिया होता है, 80% लोगों को वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होम लोन मिलता ही नहीं है। तो एक चीज समझने की कोशिश कीजिए कि वो टर्म एंड कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा आपको पहले, तब जाके वो बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको होम लोन मिल पाएगा। जैसे कि एक कुछ पॉइंट्स में पहले बता देता हूं, जैसे सिबिल स्कोर आपका 750 प्लस होना चाहिए अगर, और ऐसे कई सारे टर्म एंड कंडीशंस होते हैं जो हम इस वीडियो के अंदर ब्रीफली समझेंगे। राइट, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके की फाइनेंशियल वीडियोस आप तक हमारी नोटिफिकेशंस पहुंचती रहे। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करें। सबसे पहला होना चाहिए पॉइंट है हमारा एग्रीमेंट वैल्यू। देखिए, आप जिस बैंक से होम लोन ले रहे हैं, पहले तो आपको अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा क्योंकि हर एक पर्सन की नीड अलग होती है और वैसे ही उस नीड के अकॉर्डिंग हमने बैंक चूज करना होता है। देखिए, अगर सपोज आपके पास में डाउन पेमेंट कम है तो हमें ऐसा बैंक चूज करना होगा जो हमारे जो एग्रीमेंट वैल्यू है फ्लैट की, उस एग्रीमेंट वैल्यू का मैक्सिमम लोन फंडिंग करे। देखिए, समझने वाली बात है, आपको कई लोगों को, मोस्टली लोगों को ये चीज नहीं पता होती है। जैसे 40 लाख रुपया आपके अगर प्री सैंक्शन हो चुका है, मतलब सैंक्शन लेटर मिल चुका है 40 लाख का, इट डजंट मीन कि आपको 40 लाख पूरा मिल जाएगा। एक एग्जांपल के थ्रू कि 20 लाख का आपने फ्लैट खरीदा है और उसकी एग्रीमेंट वैल्यू है 17 लाख की, तो अगर 17 लाख की एग्रीमेंट वैल्यू है तो अगर बैंक उसका आपको अगर समझो 90% फंडिंग कर रहा है तो वो 17 लाख का 90% ही बैंक लोन देगा, ना कि आपको 40 लाख या 17 लाख पूरा मिलेगा। वो 17 लाख का 90% फंडिंग करेंगे, 90% बैंक की टर्म एंड कंडीशंस में। कुछ बैंक एग्रीमेंट वैल्यू का 99% फंडिंग करते हैं, कुछ बैंक 90%, तो कुछ बैंक 85 या 80%। तो हमें हमारी नीड के अकॉर्डिंग ऐसा बैंक चूज करना होगा जो अगर डाउन पेमेंट कम है तो हमें इनडायरेक्टली वही चूज करना होगा। थोड़ा बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी 0.25 0.15 अप डाउन रहे तो वो माइनर सा है, तो वो बाद में हम रेट ऑफ इंटरेस्ट सिबिल बढ़ने के बाद में वो नॉर्मल हो जाता है। बट ये तो हो गया हमारा एक कि भाई एग्रीमेंट, अगर सपोज हमारे पास में डाउन पेमेंट कम है तो हमें ऐसा बैंक चूज करना है। सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं कि भाई हमारे डाउन पेमेंट भी है हमारे पास में, एग्रीमेंट वैल्यू का कोई इशू नहीं है और हमें सिर्फ बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होम लोन मिलना चाहिए। तो उसका सबसे पहला पॉइंट आ जाता है आपका सिबिल स्कोर। देखिए, आपका सिबिल स्कोर 750 प्लस होना चाहिए। अगर 750 प्लस आपका सिबिल स्कोर है तो बैंक आपको बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करेगा। और 750 प्लस सिबिल स्कोर उन्हीं लोगों का होता है जिन्होंने 2 4 या 5 6 कोई लोन ले चुके हैं और उसके टाइम पे पेमेंट कर चुके हैं। जब टाइम पे आप पेमेंट करते हो किसी भी बैंक की, तब जाके आपका सिबिल स्कोर बिल्ड होते रहता है। अगर सपोज इसमें इसके अलावा कई सारे और भी फैक्टर्स होते हैं जिसपे आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करती है, जैसे कि पर्सन की प्रोफाइल। जैसे अगर सपोज मैं होम लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो मेरा वहां पर डेजिग्नेशन क्या है, मेरा ओहदा क्या है, मेरा पद क्या है वहां पर उस कंपनी में जहां मैं जॉब कर रहा हूं। अगर ऐसा नहीं होता है, कई लोगों को लगता है कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं और गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं तो मुझे बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा होम लोन में। नहीं, ये एकदम आपका गलत सोचने का तरीका है। अगर सपोज आप डी ग्रेड वर्क, आपका डेजिग्नेशन डी ग्रेड का है वहां पर, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कई सारे बैंक 1 से 2% ज्यादा लगाएंगे नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो आपने जब भी बैंक के साथ में डिस्कस करो तो उनसे लोन के लिए डायरेक्टली अप्लाई नहीं करें, पहले उन्हें बताएं कि भाई मेरा ये डी ग्रेड में वर्क करता हूं, आपके बैंक मुझे क्या बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सकता है। राइट, वो पहले से डिसाइडेड होता है उनका कैटेगरी वाइज। होम लोन कई सारे कैटेगरीज में डिवाइड होता है हर एक बैंक का। जैसे एक एग्जांपल पकड़ लेते हैं, एक्सिस बैंक है तो एक्सिस बैंक का नॉर्मल होम लोन प्लस उनका आशा होम लोन। तो वो आशा होम लोन उन लोगों के लिए होता है जिन लोगों की कैश में सैलरी आती है या फिर उनके पास में सैलरी स्लिप नहीं है, तो ऐसी प्रोफाइल में 1 से 2% बढ़ जाता है। तो हर एक बैंक का होम लोन बैंक का तो एक ही रहता है, बट उनके प्रोडक्ट्स अलग अलग रहते हैं होम लोन के। तो ये चीज का ध्यान रखें कि मेरी प्रोफाइल
मेरी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली वो बैंक मुझे क्या बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सकता है, हमने वर्बली पूछना है। क्योंकि अगर लोन के लिए अप्लाई कर दोगे तो उसमें आपकी प्रोसेसिंग फी स्टार्टिंग में ही ले ली जाती है, और यही ट्रैप होता है कि हम अगर प्रोसेसिंग फी दे चुके होते हैं, फिर हम सोचते हैं नहीं नहीं जाने दो, कोई नहीं, हम लोग लोन ले लेते हैं। तो लोन लेने से पहले बहुत ध्यान दें, क्योंकि एक छोटे से अमाउंट से, एक एग्जांपल पकड़ते हैं, अगर समझो 1% भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज्यादा लगा ना, तो 20 लाख के लोन के ऊपर लगभग 5 लाख रुपए का टोटल अमाउंट पे एक्स्ट्रा अमाउंट पेड कर दोगे। अगर वहीं 2% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है, तो सिर्फ 20 लाख के अमाउंट पे जो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल होगा, उस अमाउंट के ऊपर जो नॉर्मल अमाउंट लगने वाला था, उसके ऊपर 10 लाख रुपए और एड ऑन हो जाएंगे। तो ये चीज को समझे कि छोटी छोटी बातें, आप बहुत मेहनत से पैसे कमाते हो, इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं दिया तो बहुत ये सारा अमाउंट आपका इंटरेस्ट में चला जाएगा। तो ये बहुत डेजिग्नेशन। सेकंड आ जाता है कि आपकी कंपनी की प्रोफाइल कैसी है, ये भी मैटर करता है। सीरियसली ये चीजों को ध्यान दें, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। लगभग 50 to 60% लोग ऐसे हैं जो बिना बाद में अपनी प्रोफाइल गलत बैंक चूज करने की वजह से लगभग 1 से 2% या 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा दे रहे हैं। या तो उन्हें बैंक बिल्डर क्या करते हैं, बेटर उनको जल्दी से लोन सैंक्शन हो, जल्दी से डिसबर्स हो, इसके चक्कर में वो कई बार एनबीएफसी फाइनेंस कंपनीज के थ्रू लोन करवा देते हैं। तो ये चीज का ध्यान दें, लोन हमें घर लेने से पहले ही हमने सारी तैयारी करनी होगी, फिर ही हमें होम लोन लेना चाहिए। कंपनी प्रोफाइल कौन सी होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आपने जो जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं वो कंपनी किस तरीके की है। जैसे प्रोप्राइटरशिप कंपनी है क्या, प्रोप्राइटरशिप कंपनी कौन सी होती हैं, जैसे छोटी फर्म लाइक एक मोबाइल की शॉप है, वो प्रोप्राइटर फर्म है, सिंगल ओनर है, उन्होंने 4-5 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, और तो वो हो गई आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म, राइट। तो वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हो, जैसे कुछ बैंक से मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो वो 1 से 2% ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं। बेशक आपकी सैलरी अच्छी है, सैलरी स्लिप आती हो, सारी चीज प्रॉपर है, सिबिल स्कोर भी 750 प्लस है, बट आपके एक फर्म जो आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हो वहां पे वो कंपनी स्टेबल नहीं है करके आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 से 2% बढ़ के मिलता है। तो बैंक ऐसा चूज करें जो प्रोप्राइटरशिप कंपनी को बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें होम लोन दे रहा हो। हमें हमारे बारे में सोचना चाहिए, राइट। ये चीज हो गई। दूसरा किस तरीके की होती है, लिमिटेड, कुछ होती है प्राइवेट लिमिटेड। तो वो लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कौन सी है, राइट, वो उस पर भी डिपेंड करता है कि वो अगर उनकी लिस्ट में होंगी तो उस कंपनी के एम्प्लॉय को बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो वो चीज देखें आप लोन के लिए अप्लाई करने से पहले, क्या वो उनकी यहाँ पे लिस्टेड है, क्या ये कंपनी में जॉब करने वाले पर्सन को नॉर्मल बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा क्या, राइट। थर्ड, उसके अगला पॉइंट आ जाता है हमारा कि भाई कितने साल के लिए लोन ले। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक नॉर्मल हर एक चीज देखो, मैं ब्रीफली इसलिए बता रहा हूं ताकि यहां पर कोई भी अगर देखने के लिए, देखो बहुत बड़ा डिसीजन होता है घर लेने का, और इसमें एक छोटी सी माइनर सी गलती बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में भी दिक्कत आ जाती है, दूसरी चीज वाले को भी, और घर की वजह से कई बार घर चलाना मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज को ध्यान से समझें। देखिए, अगर सपोज 20 लाख का लोन लिया तो इंटरेस्ट के साथ आपको 20 साल में 20 लाख का 40 लाख भरना है, जो कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हो गया। और वहीं पे 20 लाख का लोन लिया है और उसको 30 इयर्स के लिए लेते हैं, तो 20 साल का जो 20 लाख का लोन था वो 30 इयर्स में 60 लाख पे ऐड करना है। मतलब 10 साल में 10 साल बढ़े पर अमाउंट कितना बढ़ गया, लगभग 20 लाख। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि हम लोन ले लेते हैं 30 इयर्स के लिए क्योंकि हमें ईएमआई कम चाहिए होती है, पर आप ये देखिए कि हमें ईएमआई कितनी कम आई है। एक 20 लाख के लोन की एक एग्जांपल बताता हूं कि नॉर्मली 17,000 ईएमआई आ रही है, बराबर। 20 लाख के लोन की अगर समझो और 30 इयर्स के लिए 17,000 ईएमआई आ रही है, तो 20 साल के लिए वो ही 20 लाख के लोन अमाउंट की ईएमआई अप्रोक्सीमेट कितनी आएगी, मेरे हिसाब से 17,700 या 17,800, 700 या 800 रुपए अमाउंट बढ़ेगा मैक्सिमम, राइट।
ये 9% के अकॉर्डिंगली अलग अलग टाइम पे, ये एक्चुअली मैं ईएमआई नहीं बता रहा हूं आपको, बट ये एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं कि 700 से 800 रुपए बढ़ेगा सिर्फ आपका उसको 10 इयर्स कम करने के लिए। ये एक बार स्टार्टिंग में अगर आप पेड कर सकते हो तो आप उसको जितना हो सके शॉर्ट टाइम पीरियड में लोन लें। अरे इतना ज्यादा भी शॉर्ट ना ले लें कि भाई घर चलाना मुश्किल हो जाए, कई बार इतना भी बर्डन ना लें, तो फ्लैक्सिबल रहें थोड़ा सा कि भाई ना ज्यादा कम ना ज्यादा साल के लिए, राइट। तो इससे ऑलमोस्ट हम ह्यूज अमाउंट बचा पाएंगे अगर 30 इयर्स की जगह हम 20 इयर्स का लोन लें कंपैरेटिवली। देखो ये मेन चीज थी, इसमें ह्यूज अमाउंट लगता है। सब लोग क्या करते हैं कि प्रोसेसिंग फी कम कहाँ लग रहा है वो देख लेते हैं। अरे नहीं, आपको ये लाखों रुपए का नुकसान होता है। 10-10, 5-5 लाख की बातों को छोड़ के आप 20-25 हजार की प्रोसेसिंग फी में अटके हुए हो। पर पर्सन को जो पता होगा उसी के बारे में पूछेगा वो। देखिए प्रोसेसिंग फी भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगर आपका सिविल स्कोर आपका 750 प्लस है, आपकी कंपनी प्रोफाइल अच्छी है, सारी चीजें ठीक है, आपने सब चीज ठीक कर ली, बेस्ट बैंक भी चूज कर लिया इस तरीके से। अब देखिए प्रोसेसिंग फी में मैं बोल रहा हूं ना, देखिए हम बैंक से प्रोसेसिंग फी में भी अप्रूवल्स ले सकते हैं। अगर सपोज नॉर्मली बैंक का 0.5% से लेके 2.5% तक का या 2% तक का प्रोसेसिंग फी होता है। अगर आपकी नेगेटिव प्रोफाइल है तो वहां पर प्रोसेसिंग फी ज्यादा होती है। और नॉर्मली अगर आपकी सारी प्रोफाइल वगैरह ठीक है, जैसे कंपनी प्रोफाइल, आपकी पर्सनल डेजिग्नेशंस वगैरह ये सारे ठीक है, तो आपको 0.5 तक ऑलमोस्ट रेट ये प्रोसेसिंग फी लगती है, राइट। इसमें भी अगर सपोज आप बैंक को बोलें कि भाई नहीं मुझे इतना प्रोसेसिंग फी नहीं भर पाऊंगा, तो बैंक जो एग्जीक्यूटिव है आप उसको बोलेंगे तो वो अपने सीनियर से अप्रूवल लेके प्रोसेसिंग फी में थोड़ा बहुत और डिस्काउंट दे सकते हैं आपको। तो ये उनके हाथ में होता है। अब आ जाते हैं कि हमें होम लोन फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेना चाहिए कि फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। देखिए एक बात ध्यान से समझने वाली बात है, ये देखो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिए लेंगे ना आप होम लोन, तो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट से लगभग 1.5 से 2% तो पहले ही वो होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा किसका, फिक्स्ड का, राइट। अब फिक्स्ड का 1.5 से 2% तो ऑलमोस्ट ज्यादा हो गया। अब कस्टमर किस लिए फिक्स लेता है, ताकि उसे क्या होता है पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, उसकी वजह से वो गलती से ले लेता है। उसका रीजन बताता हूं। सबके दिमाग में क्या होता है कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी, मेरी ईएमआई नहीं बढ़ेगी, बराबर। बट ऐसा नहीं होता। आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट लें या फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट लें, आपकी जो ईएमआई स्टार्टिंग में डिसाइड हो चुकी है वही ईएमआई आपकी एंड तक रहने वाली है। बस क्या होता है फिक्स रेट ऑफ, अगर फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर समझो आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया, तो आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया, तो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होगा कि आपका वो जो 30 साल के लिए लोन लिया है या 20 साल के लिए लोन लिया है वो थोड़ा सा साल बढ़ जाएगा। और जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई कम करती है तो वापिस से वो साल आपके कम हो जाएंगे। या नॉर्मल जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपने लोन लिया और उसके बाद में 1.5 से 2% आरबीआई ने और कम कर दिया, तो आपका साल और कम हो जाएगा। तो ये प्लस बेनिफिट है आपके लिए, क्योंकि होम लोन सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलने वाला लोन है, राइट। तो ये चीज है। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट लेने का एक नुकसान कि भाई आपका पहली बात तो 30 इयर्स के लिए फिक्स नहीं रहेगा या 20 इयर्स के लिए फिक्स नहीं रहेगा। एक सर्टन टाइम पीरियड होता है, जैसे 5 इयर्स, 8 इयर्स या 10 इयर्स के लिए वो फिक्स्ड रहता है। अब 1.5 से 2% उसमें ज्यादा लग ही रहे हैं आपके, राइट। एक तो ये नुकसान। दूसरा, आप कई बार उनकी टर्म एंड कंडीशंस में होता है कि आप पार्ट पेमेंट नहीं कर सकते। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में बेनिफिट ये है कि अगर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में कि अगर आप करते भी हो तो या तो कोई आपको पेनल्टी चार्जेस रहेंगे, जैसे 1.5 से 2% या 3% के करीब का पेनल्टी चार्जेस रहेगा, राइट। अगर आप उसमें पार्ट पेमेंट या फोरक्लोज मतलब थोड़ा पैसा जमा करना चाहते हो, 50,000, 25,000, लाख रुपए, या फिर पूरा का पूरा लोन क्लोज करना चाहते हो, तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर आपको 2 से 3% का चार्ज लगता है फिक्स्ड में। बट फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको कोई ही चार्जेस नहीं है, ना पार्ट पेमेंट का ना फोरक्लोजर का कोई चार्जेस। तो हमारे पास मेरे हिसाब से बेस्ट है कि हमें फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होम लोन लेना चाहिए। हम हमारे हिसाब से जैसे आगे सैलरी बढ़ेगी हम धीरे धीरे उसमें 1,000 रुपये या 700 रुपये ईएमआई में बढ़ा दिए तो आपका लोन टाइम पीरियड और कम हो जाएगा। ये तरीके से आप जैसे सपोज आपने स्टार्टिंग में चलो भाई हमें लोन नहीं मिल रहा है, उतना जितना अमाउंट चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है, तो हमने 30 इयर्स का लोन ले लिया। नेक्स्ट ईयर हमारी 3,000 सैलरी बढ़ गई, हमने क्या किया 800 रुपीज ईएमआई में बढ़ा दिया, तो 30 इयर्स का लोन था वो 20 इयर्स का हो गया। जैसे जैसे सैलरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे एक उस सैलरी जो इंक्रीज हो रही है उसका 30% आप ईएमआई में इंक्रीज कर दीजिए।
आपका जो 30 साल का लोन था वो ऑलमोस्ट ये 8 से 10 साल के अंदर ही खत्म हो जाएगा। तो ये एक बेस्ट तरीका है जिससे हम लोन को काफी टाइम कम पीरियड में हम क्लोज कर सकते हैं। और क्या चीजें हमें देखना चाहिए, देखो पूरा प्लान करना पड़ेगा। होम लोन कोई छोटा मोटा लोन नहीं है, 20 साल या 30 साल तक भरना है आपको। आप कब जवानी से बुढ़ापे तक हमें वो लोन भरना है, तो हमारी पूरी एक उसके रिगार्डिंग प्लानिंग होनी चाहिए एक सिस्टमेटिकली कि हमें क्या क्या चीज करनी है इसके बीच में। दूसरी चीज कि ये तो हो गया हमारा किस तरीके से हमने करना। अब ये देखते हैं कि अगर भाई ये सारी चीज तो ठीक है पर मेरा सिविल स्कोर अभी -1 दिखा रहा है सिविल में। अब -1 जैसे मैं बता चुका हूं ऑलरेडी कि सिविल में -1 का होने का मतलब है कि अभी तक आपने कोई लोन ही नहीं लिया है। अगर आपने कोई लोन नहीं लिया है तो आपका सिविल स्कोर होगा -1। तो एक जल्दी से एक काम करें, एक फटाफट एक छोटा मोटा कोई कंज्यूमर लोन लें, फोन ले सकते हैं, वॉशिंग मशीन या कोई भी चीज लें लोन पे, और उसकी EMI टाइम पे पेड करें। कोशिश करें 5 to 6 मंथ्स का ही लोन लें ताकि जल्दी खत्म हो सके, ताकि आपका सिविल स्कोर जल्दी से बढ़े। दूसरी चीज, क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं और उसके टाइम पे उसका याद रखें, जैसे ऑलरेडी बता चुके हैं कि 30% से ज्यादा यूज नहीं करना है उसे। 30% बिलो जो लिमिट है, समझो 10,000 की लिमिट है तो 3,000 से नीचे ही स्वैप करना है। उससे क्या होगा, आपका सिविल स्कोर तेजी से बिल्ड होगा। 5 to 6 मंथ्स में आपका अच्छा खासा सिविल स्कोर बिल्ड हो जाएगा और उसके बाद में आप होम लोन के लिए अप्लाई करें। या फिर आप होम लोन ले भी लें तो तब भी बाद में भी ये चीज अप्लाई करके 7 मंथ्स का लॉकिंग पीरियड होता है होम लोन में, और उसके बाद में आप जाकर बैंक में आपका सिविल स्कोर अच्छा बिल्ड हो जाता है तो सिविल स्कोर वहां पर 750 एबव चला जाता है। तो उसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक में जाकर आप बाद में भी कम करा सकते हैं। एक नॉमिनल चार्जेस होता है उनका, तो उसके बाद में वो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को कम होके मिल जाएगा। ये तो हो गया सारी चीजें कि हमें क्या क्या करना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कैसे बेटर मिले, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है होम लोन लेने से पहले या बेस्ट बैंक चूज करने के लिए। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होते हैं होम लोन के लिए। तो सबसे सैलरीड पर्सन की तो आपका लगेगा सबसे पहले पैन कार्ड, आधार कार्ड, 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप और 1 ईयर का बैंक स्टेटमेंट, प्लस आपका जॉब आईडी लगेगा, आईडी कार्ड का आपका जेरोक्स लगेगा वहां पर, प्लस पासपोर्ट साइज फोटोज रखने हैं आपने, और आपको ये 3 इयर्स का आपका कंटिन्यूटी प्रूफ, जॉब कंटिन्यूटी प्रूफ लगेगा। अगर सपोज आपको किसी कंपनी में जॉब करते हुए 1 से 1.5 साल हुआ है तो आपको प्रीवियस जो कंपनी में जॉब कर रहे थे वहां का रिजाइन लेटर या एक्सपीरियंस लेटर आपका वहां का लगेगा, राइट। ये तो हो गया हमारे सैलरीड पर्सन का। अब बात करते हैं हम सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो बिजनेस करते हैं उनके लिए। अब बात करेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो कि बिजनेस करते हैं उनके लिए होम लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। उनका भी पैन कार्ड, आधार कार्ड और 3 इयर्स का ITR उनका लगेगा, और 1 ईयर का बैंक स्टेटमेंट, और उनका लगेगा गुमस्ता लाइसेंस, प्लस रेंट एग्रीमेंट जिस शॉप में वो उनका है, या फिर अगर सपोज वो खुद का शॉप है तो उसका रजिस्टर एग्रीमेंट बिल या लाइट बिल लग जाएगा वहां पर, और आपका लगेगा गुमस्ता मतलब शॉप लाइसेंस हो गया आपका। तो ये डॉक्यूमेंटेशन से जो सैलरीड पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए लगने वाले हैं, राइट। तो इस तरीके से आप बेस्ट बैंक चूज कर सकते हैं जहां से आपको बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सके, और आगे चल के भी आप अगर सपोज अभी बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिला है तो आगे चल के आप इस तरीके से सिविल स्कोर बढ़ने के बाद में भी आप बेटर तरीके का रेट ऑफ इंटरेस्ट ले सकते हैं, राइट। तो इस तरीके की फाइनेंशियल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उन लोगों के साथ में ये वीडियो जरूर शेयर करें जो लोग अभी बेस्ट होम लोन चूज कर रहे हैं कि कहां से मुझे होम लोन लेना चाहिए या अपना ड्रीम होम सर्च कर रहे हैं। थैंक यू।